नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 शासक इतिवृत्त और मुगल दरबार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगलों और ओटोमनों के पारस्परिक संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारिक व तीर्थ यात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सकें। दूसरा पॉइंट है, यह ओटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। तीसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, मुगल राजघरानों में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 242-43 पर इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है, नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जहां जो शाहजहां की बड़ी पुत्री थी को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेश व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ चाची थी। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम ने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त मुगल इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कैसे? अथवा सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। इस कथन की पुष्टि तथ्यों के आधार पर कीजिए। अथवा सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना, आलेख मीन्स रिकॉर्ड तैयार करना, तो सटीक और विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो पहला पॉइंट है बच्चों, मुगल इतिवृत्त मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए राजवंशीय इतिहास हैं, जिसमें हमें मुगल बादशाहों के राजवंशों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये इतिवृत्त घटनाओं का कालक्रम अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है, मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अनिवार्य स्रोत हैं। अगर कोई व्यक्ति मुगलों का इतिहास लिखना चाहता है तो ये इतिवृत्त उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं, तो दूसरी ओर ये उन उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं कि जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। ये इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते हैं कि शाही विचारधाराएं किस प्रकार रची और प्रसारित की जाती थी। अंतिम पॉइंट है, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह बताते हैं कि साम्राज्य दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। बच्चों अगला प्रश्न है, मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम संभव प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन थी। इस कथन की विवेचनापूर्ण जांच कीजिए। अथवा मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? मुगल सम्राट के साथ उनके संबंधों की विवेचना कीजिए। तो अथवा भारत में मुगल शासकों द्वारा अभिजात वर्ग में विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के लोगों की भर्ती क्यों की जाती थी, व्याख्या कीजिए। अथवा मुगल शासकों द्वारा अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से सावधानी पूर्वक की जाती थी, न्याय संगत ठहराइए। तो मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारी का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में विभिन्न नृजातीय और धार्मिक समूहों से भर्ती होती थी। नृजातीय मतलब अलग अलग नस्लों के जो लोग थे, ईरानी, इराक के, हिंदुस्तानी, तुर्की, अरबी, तो विभिन्न नृजातियों के लोग अभिजात वर्ग में शामिल थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक
चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। शिक्षा और लेखाशास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खत्री जाति से थे। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद मिला। इसका कारण था उसकी पत्नी नूरजहां, क्योंकि नूरजहां ईरान के रहने वाले थी, इसलिए ईरानियों को उच्च पद दिए गए। जहांगीर की राजनीति रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया, राजपूतों को उच्च पद दिए। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। शाहजहां के काल में भी अभिजात वर्ग का वर्णन है, जिसमें अलग अलग जातियों जैसे अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, ततार, रूसी और दूसरे देशों के लोग जैसे तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, अरब, ईरानी, तुरानी शामिल थे। सभी समाजों से अलग समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे रोज 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आदम निवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी उनकी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुगल काल में मानवों का चित्रण निरंतर तनाव का एक कारण था। इस कथन का उपयुक्त तर्क देकर औचित्य निर्धारित कीजिए। तो बादशाह, उसके दरबार और उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलेमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलेमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है। पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही कर सकता था। इसलिए इस्लाम धर्म में जीवित जीवों का चित्रण बनाने की मनाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मुगलों के शासन काल में पांडुलिपियों की रचना से जुड़े विविध कार्यों का वर्णन करो, अथवा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पांडुलिपि रचना से जुड़े कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा मुगल दरबार में पांडुलिपि की बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मुगल काल में लगभग सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। हाथ से लिखी गई पांडुलिपियाँ कहलाती थी। जिन रचनाओं को हाथ से लिखा जाता था उनको पांडुलिपि कहते थे। सभी पांडुलिपि फारसी भाषा में होती थी। इस काल में पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था, जिसको पुस्तकालय भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान था जहां बादशाह द्वारा अनुमोदित पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था एवं बादशाह के आदेश पर नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। नई पांडुलिपियों की रचना में विभिन्न कार्य करने वाले लोग शामिल होते थे। इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति निम्न हैं। सबसे पहले है पाठ तैयार करने वाला अर्थात लेखक या कवि। सबसे पहले लेखक या कवि या अन्य क्षेत्रों में महारत हासिल लोग अपने पाठ तैयार कर बादशाह के आदेशानुसार किताबखाने में भेजते थे। दूसरा है यहाँ पर कागज तैयार करने वाला। तो कागज बनाने वाला पांडुलिपि के पत्ते तैयार करता था, जिस पर सुलेख किया जाना होता था। नेक्स्ट है गोफतगर। गोफतगर का कार्य सुलेखकों द्वारा लिखे गए पृष्ठों को परिष्कृत कर चमकाना होता था। अगला जो व्यक्ति था वो था चित्रकार। तो चित्रकारों का कार्य विभिन्न पाठों के आधार पर चित्रों को तैयार करना था और पाठ में उस चित्र का स्थान निर्धारित करना था। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को चित्र में व्यक्त कर उसे यथास्थान लगा देता था। सुलेखकों का कार्य पत्रों पर सुंदर अक्षरों में पाठों की नकल तैयार करना था।
जिससे कृति या रचना स्पष्ट तथा सुपाठ्य हो। सुलेखक उस भाग को जिस भाग में विषयों अर्थात घटनाओं को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था खाली छोड़ देता था। जिल्दसाज ये सबसे अंतिम व्यक्ति होता था जिसका संबंध इतिवृत्त से था। जिल्दसाज लिखे एवं परिष्कृत तैयार किए गए प्रत्येक पृष्ठों को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाता था। यह पांडुलिपि रचना प्रक्रिया का संभवतः अंतिम कार्य होता था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मुगलकालीन पांडुलिपियों में चित्रित आकृतियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो एक मुगल भाषा के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संकलन कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सके ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। अगला प्रश्न है बच्चों, बादशाहनामा इतिवृत्त पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बादशाहनामा शाहजहां काल का इतिवृत्त है। तो अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसमें भी अकबरनामा की तरह 3 जिल्दें दफ्तरिया भाग हैं। प्रत्येक जिल्द या भाग 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासनकाल के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा भाग या दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं के वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने पूरा किया। तो बादशाहनामा को वारिस ने पूरा किया था और सादुल्ला खान ने इसमें कुछ सुधार किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कंधार मुगलों और सफावी शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्यों था? तो सफावी जो शासक थे वो ईरान के शासक होते थे। तो मुगलों और जो सफावी शासकों के बीच कंधार झगड़े की जड़ कैसे था? तो पहला पॉइंट दिया गया है, मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। तो इस तरह की उनकी सामरिक नीति होती थी कि संभावित जो खतरे हैं उनको कम से कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। यह किला नगर हरम में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा कि यह सफावी क्षेत्र का एरिया में आता है कंधार, इसलिए वो बार बार इस पर दावा करते रहते थे। 1613 में जहांगीर ने शाहबाज के दरबार में, शाहबाज सफावी शासक थे, तो उनके दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत जो मंडल है वो सफाई दरबार में भेजा था, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। 1622 में जहांगीर के शासनकाल में ही शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल लिया और मुगल रक्षक सेना को पूरी तरह से जो है तबाह कर दिया। वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे, अतः पराजित हुई मुगल सेना और उसे किला नगर सफावियों को सौंपने पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक कैसे मिलती है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी, बहन थी और बाबर की पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है।
गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, अकबर की चाची थी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति अकबरनामा को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल भाषाओं की प्रशस्ति नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है कि गुलबदन ने जो लिखा वो भाषाओं की प्रशंसा में नहीं लिखा, उसने सच्चाई लिखी जो उसने देखी थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी विस्तार से लिखा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया। तो सबसे जो मुगल साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांतों को उस समय सूबा कहा जाता था, और सूबे का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको सूबेदार बोलते थे। तो केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था। जैसे केंद्र का जो कार्य है उसी तरह से प्रांतों के कार्यों को भी केंद्र की तर्ज पर दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सदर होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर या सूबेदार होता था, जो सीधा भाषा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था और भाषा के प्रति वफादार रहता था, और अपने कार्यों के लिए वो भाषा को जो रिकॉर्ड वगैरह जो भी है डिमांड है भाषा उससे करता था। अगर वो सूबेदार उतना सही कार्य नहीं करता तो उसको बदल भी दिया जाता था। प्रत्येक सूबा कई जिलों में या सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकारों या जिलों की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। आगे प्रांतों को सरकारों में बांटा गया था और सरकारों को परगना में। तो परगना जिनको उपजिला भी कह सकते हैं, जैसे आज की तहसीलें होती हैं, तो परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारी कानूनगो, चौधरी और काजी द्वारा की जाती थी। तो ये प्रमुख अधिकारी होते थे परगना स्तर पर, चौधरी, काजी और कानूनगो। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिक, कर्रक का एक बड़ा समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक व अन्य कर्मचारी होते थे जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सर्वत्र सब जगह फारसी को शासन की भाषा बनाया गया था, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। तो राज दरबार के या प्रशासकीय जो कार्य थे वो फारसी भाषा में होते थे, परंतु ग्राम स्तर के जो कार्य थे वो स्थानीय भाषाओं में किए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। उचित साक्ष्यों की सहायता से उक्त कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। तो योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की गई पदवियों से जाना जाता था। तो उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुई थी। औरंगजेब ने अपने उच्चतम पदस्थ अभिजात जयसिंह जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी थी। तो पदवी से भी हम किसी व्यक्ति के पद का कि उसका स्तर कितना ऊंचा है इस बात को जान सकते थे। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ ए लगाने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। अन्य पुरस्कारों में सम्मान जमा खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया था। तो खिल्लत एक प्रकार का वस्त्र होता था, जिस व्यक्ति को ये वस्त्र देता था वो भी सम्मान का प्रतीक होता था। उसके लिए सम्मान, ये गर्व की बात थी कि राजा ने, शासक ने मुझे अपना खिल्लत दिया है। इसलिए यह समझा जाता था कि वह भाषा के आशीर्वाद का प्रतीक है। सर्रप्पा, सर से पांव तक, एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जमा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में
दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में भाषा कमल की मंजरियों वाला रतन जड़ित गहनों का सेट पद्म मुरस्सा भी उपहार में प्रदान करता था। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल भाषा की दरबारी प्रणाली किस प्रकार उसकी हैसियत व शक्ति को प्रदर्शित करती थी? तो शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। दूसरा पॉइंट है, दरबार केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन और तख्त था। तो शासन का जो केंद्र बिंदु होता था वो राज सिंहासन और तख्त था या फिर शासक होता था। तो राज सिंहासन जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था, इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्त्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति का सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। इतिविदों ने मुगल सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा है। पांचवा अगला पॉइंट है बच्चों, दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान भाषा की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। जब एक बार भाषा सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर थे, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर थे जहां दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों को राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। तो मुगलों की राजधानी थी वो 17वीं और 16वीं शताब्दी में समय समय पर बदलती थी। बाबर ने लोदियों की राजधानी थी आगरा पर अधिकार कर लिया, तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल पत्थर से बनाया गया था। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाई। किसने? अकबर ने। इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन चुकी थी। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिला की सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अकबर ने सीकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1585 में अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। 1648 में दरबार सेना और राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। तो शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में शाहजहानाबाद में राजधानी बनाई। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके प्रचलित थे? तो शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, तो जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उसका दरबार में या शासक वर्ग में उतना ही बड़ा स्थान होता था। उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी जिसको जितना ज्यादा झुककर सम्मान या अभिवादन किया जाता था। आत्म निवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम जमीन बोस यानी कि जमीन चूमने के तरीके अपनाए गए। अगला प्रश्न है बच्चों, रास्तव के मुगल आदर्शों का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। तो कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने मुगल रास्तव के आदर्श को बनाया? नंबर 1 है, दरबारी इतिहासकारों ने कई शख्सों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि
मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते हुए सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस देवीय प्रकाश का प्रभाव था, क्योंकि जो मुगल थे वो मंगोलों के वंशज थे, इसलिए उन्हें इस दिव्य प्रकाश को ग्रहण किया था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह जो प्रकाश है वो हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर फरएजदी से निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल रास्तव को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस विचार को प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले इस विचार को शहाबुद्दीन जो एक सूफी थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दिव्य प्रकाश राजा में संप्रेषित होता है, जिसे बाद में राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरह से संप्रेषित किया, इस तरह से दिखाया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने भाषाओं को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में इन प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मैरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। तो बच्चों आज की कक्षा में इतनी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।